बैठो 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 बैठो। हाँ, कहां पहुंच गए हैं? पहले गुप्त काल को अब खत्म कर दें। गुप्त काल को आवाज बंद बिल्कुल। आ जाइए ऑनलाइन वाले फटाफट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आ जाइए। गुप्त काल, जो प्रमुख शासकों के बारे में एक एक दो दो लाइन लिखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? फिर समुद्रगुप्त पे बात कर लेंगे थोड़ा सा, फिर हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय पे बात कर लेंगे, रामगुप्त पे बात करके आगे बढ़ेंगे। चलो, तो गुप्त कौन थे? आपको पता है ना गुप्त कौन थे? कौन थे? कुषाणों के सामंत थे। किसके थे? जब भी सामंत लोगों को अवसर मिलता है तो आगे बढ़ जाते हैं। पहला पॉइंट बनाइए, जो गुप्त काल के महत्वपूर्ण शासक, इसी में लिखते चले जाइए। गुप्त काल के महत्वपूर्ण शासक, हेडिंग क्या बनाएंगे? जय भीम। कोई लिख रहा है जय भीम गुरुजी। अरे भाई, चाहे जय भीम करो, चाहे चाहे जो भी नारा लगाओ, सारे नारे समान ही हैं। जय भीम सबसे बढ़िया। जय हिंद, हाँ जय हिंद बढ़िया है। जय हिंद का नारा लगाने के पीछे बहुत मामला है। अगर आप लाल किला मुकदमा देखेंगे 1945 का, तो भारत का ऐसा मुकदमा है लाल किला मुकदमा, जो आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे उनके जो विरुद्ध था ये, जिसमें जो जनरल सहगल, ढिल्लो और जो शाहनवाज खान, ये तीन लोग थे। उस समय आप देखिए कि लाल किले मुकदमे में इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई। आवाज आ रही है? आवाज नहीं, एकदम शांत हो जाओ, आवाज आएगी। आवाज आ रही है? अभी आ जाएगी, एकदम आवाज आ जाएगी। मैंने बताया कि यहां पे जो लाल किला मुकदमा था, एकदम पहले चुप हो जाओ, एकदम आवाज मत करो। मैं बता रहा था कि लाल किला जो मुकदमा है, उस मुकदमे में पहली बार अंग्रेजों की सरकार को वापस लेना पड़ा निर्णय। लाल किला मुकदमा में भारतीय सिपाहियों को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन भारत की जनता ने जो दिल्ली के लाल किला को घेर लिया 1945 में, और एक नारा लगाया, पता है क्या नारा? लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। वायसराय ने विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए सबकी फांसी की सजा माफ किया था, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को। पता है आपको? यह मामला था। भारत की जनता धीरे धीरे अपनी शक्ति को समझ चुकी थी। अंग्रेजों के समय में भी आप इस बात को समझेंगे। अभी हम लोग यहां पर जो बहुत सारे ऐसे जो नारे हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, उस नारे का बड़ा महत्व है। आगे चर्चा करेंगे, और इसमें सबसे पहला पॉइंट बनाइए, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। एक एक पॉइंट लिखते जाओ। गुप्त वंश का संस्थापक गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। कहीं लिखा है श्री गुप्त? क्या लिखा हुआ है? यह स्ट्रक्चर है। कौन है जिसका आज हैप्पी बर्थडे है? पिंटू कुमार। हैप्पी बर्थडे पिंटू कुमार।
हैप्पी बर्थडे देखिए, आपकी पूरी क्लास बोल दी हैप्पी बर्थडे। चलिए, क्या लिखा कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। हां, अगला पॉइंट बनाइए। इस वंश का अगला पॉइंट, इस वंश का वास्तविक संस्थापक, इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने लिच्छवी राजकुमारी, इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। कुमार देवी, इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसी के उपलक्ष्य में, इसी के उपलक्ष्य में राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलवाता है। इसी के उपलक्ष्य में राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलवाता है। राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलवाता है। अगला पॉइंट, इस समय शतरंज का खेल हमें दिखाई देता है। इस समय शतरंज का खेल हमें दिखाई देता है, जिसके लिए चतुरंग शब्द आता है, जिसके लिए चतुरंग शब्द आता है, जिसके लिए चतुरंग शब्द आता है। जिसके लिए चतुरंग शब्द आता है, चतुरंग ये लिखा हुआ है, जिसके लिए चतुरंग शब्द आता है। अगला पॉइंट, गुप्त संवत का प्रारंभ, गुप्त संवत, गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही किया गया। 319-20, 319-20 में गुप्त संवत, 319-20 में अगर हम देखते हैं ईस्वी में, 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही करवाया गया। 319-20 में गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट बनाइए। इसके पश्चात इस वंश में, इसके पश्चात इस वंश में समुद्रगुप्त नाम का, इसके पश्चात इस वंश में समुद्रगुप्त नाम का एक महान शासक हुआ। समुद्रगुप्त नाम का एक महान शासक हुआ। समुद्रगुप्त नाम का एक महान शासक हुआ, जो अपने आप को, जो अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता है, जो अपने आप को लिच्छवी दौहित्र, जो अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता है, जो अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता है। इसने, अगला पॉइंट, इसने उत्तर भारत, इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के, इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीत लिया। इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीत लिया। तो ये ब्रैकेट लिख दिए, उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्य। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीत लिया।
उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीत लिया। उत्तर भारत के कितने राज्य? 9, और जो दक्षिण भारत के जीत लिया, और उनसे कर प्राप्त किया, और उनसे कर प्राप्त किया, और उनसे कर प्राप्त किया। क्या किया? करद राज्य बना दिया। कैसा राज्य बना दिया? करद राज्य, मतलब जो टैक्स देने वाले राज्य, करद राज्य बना दिया। अगला पॉइंट, इसे भारत का नेपोलियन माना जाता है। इसे भारत का नेपोलियन माना जाता है, लेकिन यह तुलना ठीक नहीं। इसे भारत का नेपोलियन माना जाता है, इसे भारत का नेपोलियन माना जाता है, लेकिन यह तुलना ठीक नहीं है। लेकिन यह तुलना ठीक नहीं है। क्योंकि लेकिन यह तुलना ठीक नहीं है क्योंकि नेपोलियन की हार हुई थी। क्योंकि नेपोलियन की हार हुई थी, परंतु समुद्रगुप्त कभी हारा नहीं था। परंतु समुद्रगुप्त कभी हारा नहीं था। स्मिथ नाम का एक इतिहासकार है, वही ये देता है ना। स्मिथ कहता है कि भारत का नेपोलियन है। तो स्मिथ महोदय को ये नहीं पता था कि नेपोलियन हारा भी है। ये बात नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बोल दिए। चलिए अगला पॉइंट बनाइए। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। अगला पॉइंट, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, और यह विक्रमांक की उपाधि धारण करता था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, और यह विक्रमांक की उपाधि धारण करता था। यह क्वेश्चन आया हुआ, विक्रमांक की उपाधि धारण करता था। विक्रमांक की उपाधि धारण करता था। इसे में लिखते जाओ। इसे कविराज भी कहते हैं। इसे कविराज भी कहते हैं। कविराज भी कहते हैं। मंतु शर्मा कह रहा सर मेरा ही बर्थडे है। अरे भाई एक बर्थडे मन गया, ये आपका आखिरी मनवाऊंगा, चिंता ना करो। आखिरी में बर्थडे पूरा मना चलेंगे आप ही का। क्या लिखा? कविराज की उपाधि धारण किया। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। इसने, अगला पॉइंट, इसने, किसने? समुद्रगुप्त ने। इसने वसुबंधु को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। इसने वसुबंधु, ये बौद्ध जो विद्वान थे, वसुबंधु, इसने वसुबंधु को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। इसने वसुबंधु को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। वसुबंधु को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। ठीक है, ये कौन था? वसुबंधु बौद्ध विद्वान था। अब ये भी एक वहां पे इंपॉर्टेंट कर लेना। अगला पॉइंट बनाइए। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने, इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था।
अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था और उसे अनुमति मिल गई थी, और उसे अनुमति मिल गई थी। क्या लिखा? श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध धर्म के लिए, जो गया में मंदिर बनवाने के लिए एक दूत भेजा था जो समुद्रगुप्त के दरबार में, और इसे अनुमति मिल गई थी। इंपॉर्टेंट है, वहीं कर दिया इंपॉर्टेंट। अनुमति हम क्या बौद्ध मंदिर बनवा रहा है ना, ये मंदिर बनवाने की बात कर रहा है। ये जो बौद्ध बिहार है वहां पे भिक्षु लोग रहते हैं, है ना। जो मंदिर अभी आप देख रहे हैं कि यहां पे जो बौद्ध गया है वहां मंदिर बना है ना, तो वही मंदिर बनाने की अनुमति कौन मांग रहा है? कौन मांग रहा है? कहां का शासक? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट बना दीजिए। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की सूचना, समुद्रगुप्त के विजय अभियान की सूचना प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। इसको लिख रखा है, फिर भी एक बार लिख दीजिए। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की सूचना प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति। किसने लिखा? हरिशेन ने। इसके बाद की कहानी क्या है आपको पता है? इसके बाद जो समुद्रगुप्त के बाद एक इसका पुत्र हुआ जिसका नाम है रामगुप्त, है ना। इसकी कहानी आप सबको पता है, ठीक है। अगला पॉइंट बनाइए। सब जानते हो तुम लोग, उसके बाद ये पूछना चाहते हो। अच्छा सुन लो सुन लो सुन लो। जो समुद्रगुप्त के बाद, देखो समुद्रगुप्त के बाद एक राजा आता है रामगुप्त नाम का, है ना, है ना। रामगुप्त और इसी का भाई कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो आगे चल के अभी आएगा। अभी ये पर्दे के पीछे है, अभी ये पर्दे के पीछे है, अभी आएगा ये भी। अब समझिए कि यहां पर आ गया रामगुप्त। रामगुप्त जो है एक बड़ा जो कमजोर शासक है, कायर शासक है। कायरों के लिए जो प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में और वर्तमान में कोई जगह नहीं है। कायरों के लिए कोई जगह कहीं है कोई जगह? क्या कहीं है जगह? आवाज बता रही है जगह, लग रहा है। कायरों के लिए कोई जगह है ही नहीं दुनिया में। या तो साहस, नहीं तो मरना। जीवन की यही उद्देश्य है। जीवन में एक ही उद्देश्य आपके सामने होगा, या तो आप जो रास्ता हट जाइए, नहीं तो वहां पर आपको डट के मुकाबला करना पड़ेगा। रामगुप्त में इतनी क्षमता नहीं है। रामगुप्त अपनी जो पत्नी है, जो ध्रुव देवी, इसकी पत्नी का नाम क्या है? इसको भी देने को तैयार है कि इसको ले लो लेकिन हमको युद्ध न करना पड़े। अब ऐसा शासक जिसको अपने सम्मान की भी कोई चिंता नहीं और एक महिला के सम्मान की भी कोई चिंता नहीं, तो छोटा भाई था, कहा ऐसा है भैया कि तुम्हारे भैया रहने से कोई मतलब दिख नहीं रहा मुझको। तुम जब इतने खराब हो कि अपने परिवार के लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, तो भाई ने ही हत्या कर दिया। कहा कि ऐसा है कि अब हट जाओ, अब तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। भाई ने हत्या किया, फिर इससे विवाह हो गया। पहले का समय भी यही है ना भाई, जिसके पास है शक्ति, तो शक्ति और प्लस इसकी गलती ज्यादा है ना। अगर आपने किसी के साथ जो विवाह किया तो आपकी जिम्मेदारी है रक्षा करने की, कि आपकी जिम्मेदारी यह है कि उसको जो दूसरे राज्य भेज देंगे। एकदम सही उत्साह चल रहा है आप लोग का।
अब यहां पे लोग अलग अलग बात कर रहे हैं कि देवर से संबंध। भाई आप एक बात समझिएगा, इसने जो विवाह किया था राक्षस विवाह किया था। कैसा विवाह किया था? ऐसे भी महिला बहुत पहले से ही नाराज चल रही थी इससे। आम सहमति से विवाह हुआ नहीं था, आम सहमति वाला विवाह नहीं था, राक्षस विवाह था। मैंने आपको अमान्य विवाह बताए थे और 4 जो मान्य विवाह बताए थे, अमान्य विवाह, राक्षस विवाह। अब यहां पर इसके बाद आप जानते हैं कि इसकी हत्या होती है और फिर ये आ जाता है गद्दी पर। अब ये जब आता है और ये पूरी कहानी आपको देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है ना, जो विशाख दत्त की पुस्तक जो देवी चंद्रगुप्तम से अगर आप देखें पूरी सूचना मिलती कि ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, एक लाइन लिख के आगे बढ़िए। एक लाइन लिखिए। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त नाम का शासक हुआ। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त नाम का शासक हुआ, जो काफी अयोग्य था, जो काफी अयोग्य था। इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक को देने का मन बना लिया। शक शासक, अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक को देने का मन बना लिया, जिससे युद्ध से शक शासक को देने का मन बना लिया। अपनी पत्नी जो ध्रुव देवी को शक शासक को देने का मन बना लिया या समर्पित करने का मन बना लिया। परिणाम स्वरूप इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर दिया। क्या कर दिया? हत्या। इसकी हत्या कर दिया और गुप्तों के शासन पर काबिज हुआ। गुप्तों के शासन पर स्थापित हुआ। लिख दो ऐसे, स्थापित हुआ। काबिज हुआ, स्थापित हुआ, जो लिखना चाहो। हाँ ठीक है, शादी वाला कहीं नहीं पूछा जाएगा, बस समझ लो कहानी सुनने के लिए। इतिहास में ये सब चीजें सामने आएंगी आपके सामने कि शक्तिशाली अगर आप नहीं हैं, एक जो गांव में बहुत अच्छी कहावत चलती है कि शक्तिशाली अगर जो नहीं है उसके परिवार में हर आदमी जिम्मेदार है ना। चलो अगला पॉइंट बनाओ, चंद्रगुप्त द्वितीय पे जाने दो। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखिए अगला पॉइंट। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को समाप्त करता है। अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को समाप्त करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को समाप्त करता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को समाप्त करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को समाप्त करता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। इसने, अगला पॉइंट, इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण किया। इसने परम भागवत, यह भी आया हुआ है, इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण किया। इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण किया है। परम भागवत,
इसका मतलब भगवान विष्णु का परम भक्त है ये, नहीं। अच्छा, विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है? सूरवीर। क्या होता है? सूरमा जो लोग होते हैं उनको विक्रमादित्य कहते हैं। इस समय इसने वीरता का तो परिचय दिया ही था। ठीक है, अगला पॉइंट बनाए। शकों की विजय के उपलक्ष्य में, अगला पॉइंट, शकों की विजय के उपलक्ष्य में, अगला पॉइंट, शकों की विजय के उपलक्ष्य में, शक, ये लिखा है ना जो शक शासक, शकों की विजय के उपलक्ष्य में इसने, ये लिखा हुआ है शक शासक, शकों की विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए, व्याघ्र शैली के। जो व्याघ्र शैली का मतलब जो बाघ होता है उस तरीके के, है ना, व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। व्याघ्र शैली, ये लिखा हुआ है। व्याघ्र मतलब क्या होता है? बाघ। जो जंगल में आपको दिखता है ना बाघ, बाघ खतरनाक होता है अपनी जो तीव्रता के लिए, वो तेजी के लिए जाना जाता है बाघ ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी अपने आप को यही मानता रहा होगा, बाघ, शेर, बाघ, यही तब तो लोग अपने आप को मानते थे, है ना। आप शेर शाह सूरी को देखेंगे तो उसने एक जो वो शेर को मार दिया था, इसलिए उसका नाम पड़ा था शेर खान, है ना। ऐसा होता है, शक्ति प्रदर्शन तो करना ही पड़ता है, बिना किए कहां काम चलने वाला है। अगला पॉइंट बनाइए। इसी के दरबार में, इसी के दरबार में संस्कृत के 9 बड़े विद्वान रहते थे। इसी के दरबार में संस्कृत के 9 बड़े विद्वान रहते थे। इसी के दरबार में संस्कृत के 9 बड़े विद्वान रहते थे। संस्कृत के 9 बड़े विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। जिन्हें नवरत्न क्या कहा जाता है? कुछ लोग होते हैं रत्न और कुछ लोग होते हैं पत्थर। नहीं, पत्थर और रत्न में अंतर पता है? रत्न की हमेशा कीमत होती और पत्थर की कोई कीमत नहीं होती। लिख दीजिए कुछ लोगों के नाम जो प्रमुख नवरत्नों में, अगला पॉइंट, प्रमुख नवरत्नों में कालिदास, प्रमुख नवरत्नों में कालिदास, अमरदास, कॉमा करते जाएंगे, कालिदास, अमरदास, वराह मिहिर, कालिदास, अमरदास, कालिदास, अमरदास, वराह मिहिर, वराह मिहिर, धनवंतरी, धनवंतरी आदि। हाँ, क्या 4 हुआ? और भी लिखना चाहते हैं? लिखिए, और लिख दीजिए। 8 है ना जो नवरत्न, ठीक है। इसके अलावा और लिखिए। इसमें एक दो और याद है मुझे, उसके बाद में आपको नहीं याद आएगा तो फिर भी बता दूंगा कौन है। इसमें एक है छप्पड़क, एक है छप्पड़क, और एक और आयुर्वेदाचार्य था ना उधर, क्या नाम था? जो वररुचि, हाँ वररुचि। एक था बेताल। भाई इतना लिख लो, इसके बाद 1 2 अमरदास लिख तो दिया। हाँ, शंकु, ठीक है, बस करो, हो गया, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला पॉइंट बनाओ।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान नाम का चीनी यात्री आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान नाम का, फाहियान नाम का चीनी यात्री आया था। फाहियान नाम का चीनी यात्री आया था, जिसने अपना यात्रा विवरण फो क्यू की के नाम से लिखा है। जिसने अपना यात्रा विवरण फो क्यू की के नाम से लिखा है। फो क्यू की के नाम से लिखा है। ठीक है, फो क्यू की के नाम से लिखा है। अगला पॉइंट बनाइए। इसके बाद अगला शासक बनता है कुमारगुप्त। अगला पॉइंट बनाइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त शासक बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त शासक बनता है। कुमारगुप्त शासक बनता है और इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई। और इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई। यह विश्वविद्यालय महायान शाखा से संबंधित था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था। ठीक है, यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था। इसको किसने जो समाप्त कराया? ठीक है, एक पॉइंट लिख दीजिए। इस विश्वविद्यालय को, एक पॉइंट और लिखिए, इस विश्वविद्यालय को 1198 में, इस विश्वविद्यालय को 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति, कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने समाप्त करा दिया। बख्तियार खिलजी ने समाप्त कर दिया या तोड़ दिया, जो लिखना चाहो। समाप्त करा दिया, ध्वस्त करा दिया, ध्वस्त करा दिया, ध्वस्त करा दिया। हो गया? हो गया कि नहीं? अगला पॉइंट, कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त बना। इसके बारे में जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है। इसके बारे में जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है। भीतरी अभिलेख से मिलती है। इसके बारे में जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है ना? अगला पॉइंट,
इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। टूट गई थी तो उसका पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, अगला पॉइंट, इसने जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। हो गया, हो गया। इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो किसने किसने पुनर्निर्माण कराया सुदर्शन झील का, पहले बताओ। सबसे पहले ये कब बनी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक, फिर जो रुद्रदामन, फिर ये 4 लोग है ना। ठीक, 4 लोग। अगला पॉइंट बनाइए। स्कंदगुप्त के समय में ही हूणों का आक्रमण, स्कंदगुप्त के समय में ही हूणों का आक्रमण, हूणों का आक्रमण भारत में शुरू हो गया। हूणों का आक्रमण भारत में शुरू हो गया। इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़, इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। अगला पॉइंट बनाइए। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। 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 विष्णुगुप्त था। इसके समय में हूणों का आक्रमण और तेज हो गया। इसके समय में हूणों का आक्रमण, यह हूणों का आक्रमण और तेज हो गया, जिससे गुप्तों का विनाश हुआ। जिससे गुप्तों का विनाश हो गया। जिससे गुप्तों का विनाश हो गया। जिससे गुप्तों का विनाश हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। गुप्त समाप्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जिसका हैप्पी बर्थडे भाई, उसके लिए हैप्पी बर्थडे। अब जिसका हैप्पी बर्थडे है, उसका हैप्पी बर्थडे हमने कह दिया यहीं से। ये आशीर्वाद सबके लिए है, सबको आशीर्वाद है। भीतरी अभिलेख इसके पहले हम लोग लिख चुके हैं कई बार, इसलिए नहीं लिखवाया। प्राचीन भारत कब तक खत्म हो जाएगा? ये जो गुप्त के बाद अब हम लोग आएंगे गुप्तोत्तर काल पे, और उसके बाद उसको पूरा करके हम लोग आ जाएंगे दक्षिण भारत पे। फिर दक्षिण भारत उठाएंगे और एक साथ पूरा खत्म कर देंगे। अभी आपकी श्रद्धा पे लगेगा, अगर ठीक ठाक आपकी श्रद्धा बनी रही तो 4 दिन में तो हो जाना चाहिए, 4 से 5 दिन में एंशिएंट। फिर एमसीक्यू करा देंगे, हो गया काम खत्म। एमसीक्यू हो गया, काम खत्म। फिर क्या करना, क्या है, हो गया। अगर हम लोग बात करें कि गुप्तोत्तर काल की, गुप्तोत्तर काल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि लगभग, आवाज बिल्कुल बंद करो, जो
500 एडी से लेकर जो 750 तक का काल जो गुप्तोत्तर काल के रूप में जाना जाता है, यह काल है गुप्तोत्तर काल। इस समय आप देखेंगे कि यहां पर जैसे ही जब गुप्तों का विनाश हुआ तो भारत के मानचित्र पे अगर हम देखें तो यहां अलग अलग छोटे छोटे राज्य बनना शुरू हो गए। सब जगह आपको छोटे छोटे राज्य दिखाई देंगे और ये आपस में सारे संघर्ष कर रहे हैं। अब ये समझिएगा कि गुप्तोत्तर काल में भारत में कोई जो केंद्रीय सत्ता नहीं है जो सबको एक कर सके। भारत में कोई भी जो केंद्रीय सत्ता नहीं है जो सबको एक साथ खड़ा कर दे और हमारे लिए एक अच्छा राज्य निर्मित कर सके, ऐसी कोई सत्ता नहीं बची। अब इसी समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आए, इसमें एक व्यक्ति बड़ा अच्छा है जो मुझे पसंद है, हर्षवर्धन। यहां समझिएगा कि पुष्यभूति वंश एक आता है। हर्षवर्धन अकेला एक व्यक्ति ऐसा है कि जो खींचने का प्रयास करता है लेकिन आखिर में उसकी भी सांस टूट जाती है। जब आप कभी कोई डूब रहा हो उसको बचाने जाएं तो इसमें खतरा एक बात का यह भी है कि आप भी डूब सकते हैं। जो लोग तैरना जानते होंगे उनको इस बात का आभास होगा। अगर आपने किसी को जो डूब रहा है उसको गए बचाने, या आप ये मान के चलिए कि उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो आपको पहले 2-3 बार जो नीचे कर देगा। क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ हुआ है। अपनी जान भी खतरे में आ जाती है कभी कभी जब आप किसी को बचाने जाते हैं। हम रहे हैं जो बनारस में अधिकतर, तो वहां पे जो गंगा बहती है आप जानते हैं, तो गंगा में कोई थाह नहीं है पानी का कि कहां कितना पानी है, अभी यहां कम है वहां ज्यादा हो जाएगा, तो पता नहीं चलता है। तो ऐसे हमारा जो जीवन भी हमको लगता है आसान है लेकिन अगले कदम पे बहुत बड़ा गड्ढा होता है। तो इस जीवन का भी जो फलसफा है वो आसान नहीं है। आपको अपना जीवन आसान करना पड़ेगा। अब हर्ष और पुष्यभूति वंश, अब इस समय आपने देखा कि पूरे भारत में छोटे छोटे राज्य हैं और इसमें एक व्यक्ति जो पुष्यभूति वंश है, पुष्यभूति वंश, और पुष्यभूति वंश में ही एक व्यक्ति आता है प्रभाकर वर्धन। कौन आता है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने एक प्रयास किया कि भारत में एक बार एक किया जाए। इसकी पत्नी का नाम है जो यशोमती। क्या नाम है? यशोमती। इसके जो बच्चे कौन कौन से हैं, अब इसी से आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर होंगे। कौन कौन? राजवर्धन, राजश्री और हर्ष। मामला देखिए इसमें आता क्या है। उत्तर भारत में यही एक मजबूत वंश है जो कुछ समय यह प्रयास करेगा कि हमारी सत्ता चले। हर्षवर्धन बड़ा विपरीत समय में आया गद्दी पर। जब प्रभाकर वर्धन की हालत बहुत अच्छी नहीं रही और जब उसने, अगर आप देखेंगे तो अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था जो ग्रहवर्मन के साथ, है ना, जो मालवा का शासक था। जो ग्रहवर्मन कहां का था? हां, मालवा का ही था भाई। मालवा या कन्नौज कर दो। क्या नाम था इसका? ग्रहवर्मन। इससे विवाह हो गया राजश्री का। ठीक, इससे विवाह हो गया जो राजश्री का। घटनाक्रम में जो बदलाव क्या आता है, अचानक जो है इसकी हत्या हो जाती ग्रहवर्मन की। इसकी हत्या होती है, आप सब जानते हैं। हत्या होने के बाद जो बंगाल का शासक कौन है? शशांक। ठीक है, अब यहां पे बहुत सारे लोग मिलके इस वंश को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। राजवर्धन जाता है तो हत्या कर देता है, जो इसकी हत्या करता है, जो ग्रहवर्मन की हत्या करता है उसकी हत्या कर देता है जाके। लेकिन हत्या करने के बाद उसकी भी हत्या हो जाती है, राजवर्धन की भी हत्या हो जाती है जो शशांक के द्वारा। ठीक, अब यहां पर समस्या यह है कि राजश्री चली जाती है जंगल में। कहां चली जाती है? जंगल में।
हर्षवर्धन है अभी 14-15 साल का है। अब इसकी बहन जो जंगल में है, एक भाई उसकी हत्या हो चुकी है। अब या तो ये जो शक्ति का प्रदर्शन करे तो अपने आप को जो जीवित रख सकता है, या एक ऐसा काम कर ले कि अपने आप को ही समाप्त कर ले। लेकिन हर्षवर्धन ने शक्ति का साथ लिया और इसने अपने आप को जाके मजबूती से खड़ा किया, हत्या किया शशांक की, और जो बंगाल के आसपास का पूरा इलाका भेद से, जो दंड से, साम दाम दंड भेद लगाकर जीत लिया। और अपनी बहन जो राजश्री को वो जंगल से खोज कर ले आया कि तुम चलो कन्नौज, और अपने शासक नहीं बना, अपनी बहन को शासक बनाया और ये कहा मैं संरक्षक हूं तुम्हारा। ये है हर्षवर्धन, ये है हर्षवर्धन। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि जो बहन का राज्य हम ही कब्जा लेते हैं तो क्या ही मतलब है। लेकिन कभी भी हर्षवर्धन ने इसकी गद्दी पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया। हर्षवर्धन इतना बड़ा दानी था कि ये हर 5 वर्ष पर जाता था इलाहाबाद में, प्रयाग में। इसके बारे में सूचना मिलती है, ह्वेनसांग बताता है इसके बारे में कि जब ये वहां पर जाता था तो अपना हर चीज दान कर देता था, यहां तक कि अपना कपड़ा भी दान कर देता था जो पहन कर जाता था। इस स्तर का दानी था ये। तो भाई कुछ तो पहन के आता रहा होगा। फिर उसके बाद अब मान लीजिए, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर की बात आपको बताऊं, ईश्वरचंद विद्यासागर को उनके परिवार के लोग जब भी अच्छा कपड़ा देते थे, ओढ़ने के लिए कोई शाल देते थे, वो जब भी निकलते थे तो आम लोगों को ऐसे ही दे देते थे। हमेशा उनके परिवार के लोगों की यही जिम्मेदारी रहती थी कि ईश्वरचंद विद्यासागर को कुछ न कुछ हमेशा दिया जाए। आप देखेंगे कि जो महान लोग होते हैं उनके अंदर दूसरों के लिए बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, वो दूसरों की समस्याओं से बहुत ज्यादा अपने आप को जोड़ लेते हैं। हर्षवर्धन के साथ भी यही कुछ है। हर्षवर्धन ने शक्ति के साथ साथ नैतिकता का भी इस्तेमाल किया है। और यहां आप देखते हैं कि ह्वेनसांग नाम का जो चीनी यात्री है, इसके समय आया, इसने बताया कि हर्षवर्धन एक मजबूत शासक है, लेकिन हर्षवर्धन जब दक्षिण भारत में जाता है तो उसके सामने बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि उस समय आप देखेंगे कि मजबूत शासक भी हैं। कौन शासक है वहां पे? पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति जो है, एहोल लेख, एहोल अभिलेख में यह बताते हैं कि इसने उत्तर भारत के महान शासक हर्षवर्धन को पराजित कर दिया, और यहीं से हर्षवर्धन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती। हर्षवर्धन उत्तर भारत में उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन जब वो दक्षिण भारत में प्रयास करता है तो वहां उसको हार का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में इतनी सी बात है कि हर्षवर्धन एक महान शासक के रूप में है। तो कुछ बातें लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हेडिंग बनाइए, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। इस वंश के संस्थापक, पुष्यभूति वंश में लिखिए, इस वंश के संस्थापक, इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, जो गुप्तों के एक सामंत 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 थे। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, जो गुप्तों के एक सामंत थे। क्या हुआ? आवाज, पंखा, अभी लाइट गई हुई है, थोड़ा धैर्य बनाओ। बड़ी दुनिया में समस्या है,
जीवन में बड़ी समस्याएं हैं। धूप में जो किसान बैठा उसके बारे में सोचो। हार नहीं मानना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। क्या है ये सब? जब कुछ लिखने लगते हैं तो आवाज देने लगते हैं। हिम्मत बना के रखिए। अब लिखें, अब लिखें। बहुत बढ़िया। क्या लिखा? इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, जो गुप्तों के एक सामंत। अगला पॉइंट बनाओ। इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर में बनाई। इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर में बनाई। हरियाणा के थानेश्वर में बनाई। इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर, ऊपर लिखा है थानेश्वर, हरियाणा के थानेश्वर में बनाई। इस वंश का अगला शासक प्रभाकर वर्धन हुआ। इस वंश का अगला शासक प्रभाकर वर्धन हुआ, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। इसके अलावा परम भट्टारक, इसके अलावा परम भट्टारक, ये सब लिख दिया हूं, महाराजा धीराज और इसके अलावा परम भट्टारक की भी उपाधि धारण करता है। जो भट्टारक मतलब क्या होता है? राजा। जो परम मतलब बहुत बड़ा राजा। परम भट्टारक की उपाधि धारण करता है। परम भट्टारक की उपाधि धारण करता है। अगला पॉइंट, प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थीं। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थीं। राजवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। राजवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। राजवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। अगला पॉइंट, राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ। क्या लिखा? राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ। कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ। कहां का शासक? कन्नौज का शासक जो ग्रहवर्मा। ये मालवा का शासक नहीं, इसके ऊपर हमला किया था। ये जो मालवा वाले ने हमला किया था, अभी बता रहा हूं, अगली लाइन लिखो। कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। अगला पॉइंट, आगे चल के मालवा के शासक देवगुप्त ने मालवा के शासक देवगुप्त ने
जो ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया। देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया। ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया एवं राजश्री को भी मारने का प्रयास किया। एवं राजश्री को भी मारने का प्रयास किया। राजश्री को भी मारने का प्रयास किया, परंतु वह जंगल में भाग गई। परंतु वह जंगल में भाग गई। अगला पॉइंट बनाइए। इस हत्या का बदला लेने के लिए, इस हत्या का बदला लेने के लिए राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दिया। इस हत्या का बदला लेने के लिए इस हत्या की बदला लेने के लिए राजवर्धन ने देवगुप्त, जो मालवा का शासक है, देवगुप्त की हत्या कर दिया। देवगुप्त की हत्या कर दिया। देवगुप्त की हत्या कर दिया। लेकिन यहीं आगे लिखते जाइए, लेकिन धोखे से बंगाल के शासक शशांक ने, लेकिन धोखे से बंगाल के शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। लेकिन धोखे से बंगाल के शासक शशांक ने, बंगाल के शासक जो शशांक ने, इसकी हत्या कर दिया। क्या कर दिया? हत्या कर दिया। अगला पॉइंट, इसके पश्चात विपरीत परिस्थितियों में हर्षवर्धन शासक बना। इसके पश्चात विपरीत परिस्थितियों में हर्षवर्धन शासक बना। हर्षवर्धन शासक बना। इसने सबसे पहले बंगाल के शासक शशांक की हत्या की। इसने सबसे पहले बंगाल के शासक शशांक की हत्या की और अपनी बहन राजश्री का पता लगाया। और अपनी बहन राजश्री का पता लगाया। अगला पॉइंट, और अपनी बहन राजश्री का पता लगाया। वो तो जंगल में बेचारी रह रही थी अकेले, अपनी जान बचा के। हां, खोज लिया इसने। क्या? हां, दिवाकर गया तो सूचना तो मिलेगी, तभी तो खोजेगा आदमी। मतलब सूचना मिली तो लेकर आया अपनी बहन को, फिर उसको अपने साथ जो कन्नौज की गद्दी पर स्थापित कराता है। अगला पॉइंट बनाओ। हर्षवर्धन ने, अगला पॉइंट, हर्षवर्धन ने कन्नौज की गद्दी पर अपनी बहन को स्थापित कराया। हर्षवर्धन ने कन्नौज की गद्दी पर अपनी बहन को स्थापित कराया और स्वयं संरक्षक बन गया। और स्वयं संरक्षक बन गया।
अगला पॉइंट, हर्षवर्धन साहित्य के लेखन में भी, अगला पॉइंट, हर्षवर्धन साहित्य के लेखन में भी बहुत रुचि रखता था। हर्षवर्धन साहित्य के लेखन में भी बहुत रुचि रखता था। इसने 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 जो नागानंद, इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका नामक पुस्तकें लिखी। इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक पुस्तकें लिखी। पुस्तकें लिखी, पुस्तकें लिखी। अगला पॉइंट, इसका दरबारी कवि बाणभट्ट था। अगला पॉइंट, इसका दरबारी कवि बाणभट्ट था। जितना लिख रहे हो घर पे जाके रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ याद वाद नहीं रहेगा, ध्यान समझ लो। इसका दरबारी कवि बाणभट्ट था। इसका दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने कादंबरी और हर्षचरित नाम की पुस्तकें लिखी। जिसने कादंबरी, कादंबरी और हर्षचरित, हर्षचरित नामक पुस्तकें लिखी। जिसने कादंबरी और हर्षचरित, हर्षचरित नामक पुस्तकें लिखी। अगला पॉइंट, हर्ष के समय में, अगला पॉइंट, हर्ष के समय में 629 ईस्वी में, हर्ष के समय में 629 ईस्वी में ह्वेनसांग, ह्वेनसांग नाम का चीनी यात्री आया था। ह्वेनसांग नाम का चीनी यात्री आया था। हर्ष के समय में, हर्ष के समय में 629 ईस्वी में ह्वेनसांग नाम का चीनी यात्री आया था। ह्वेनसांग नाम का चीनी यात्री आया था। चीनी यात्री आया था, जिसकी पुस्तक का नाम सी यू की है। सी यू की, सी यू की, क्या है पुस्तक का नाम? सी यू की, ठीक है। इसके लिए और भी कई नाम है। इसको कहते हैं जो यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, ये सब चीजें हैं, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार, आगे लिख दीजिए, इसे यात्रियों का राजकुमार, इसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, इसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और शाक्य मुनि भी, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अब कहानी, कहानी एक बार एक व्यक्ति था, एक बार एक व्यक्ति था। हमको लगता है कि अली बाबा 40 चोर की कहानी आप लोग रोज सुनते हैं।
एक व्यक्ति था, सुनो कहानी। एक राजा था और उसके बारे में जो बहुत सारी प्रशंसाएं थी समाज में कि राजा बहुत ज्यादा दानी है, बहुत बड़ा दानी है, कोई भी जाता है तो उसको वो मना नहीं करता है। एक व्यक्ति अपने आप को ये जो घोषित कर चुका था कि मैं हो गया हूं संत। क्या घोषित कर चुका था? मैं संत हो चुका हूं, मुझको किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो उसने सुना कि राजा इतना बड़ा धर्मात्मा है कि अगर कोई उससे कुछ मांगता है तो वो उसको आराम से दे देता है। जब सुबह दरबार लगा राजा का तो वो संत पहुंचे उसके यहां। ठीक है, उसने कहा बताएं क्या चाहते हैं? कहे महाराज आपका बहुत नाम सुन रखा है, आपकी यश कीर्ति ऐसे ही फैलती रहे। कहे आप देखो इतना ज्यादा आपको जो प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, जो मांगना चाहते हो मांग लो। कहे जो मांगना चाहो मांग लो। अब उनका दिमाग और खुल गया, कहे यार हम तो छोटा सा सोचे थे कि 1-2 बीघा मांगूंगा, अब राजा ने बोल दिया जो मांगना चाहो वो मांग लो। अब उनका दिमाग उड़ने लगा। क्या ऐसा है कि मुझको आधे घंटे का समय दीजिए। राजा ने कहा कि आप जाइए यहां से निकलिए, जितना एरिया आप नाप लेंगे उतना हम आपको दे देंगे। क्या मतलब? जितना एरिया आप अपने जो पैरों से घूमकर नाप लेंगे उतना इलाका आपको दे दूंगा मैं। अब वो निकले, उनके साथ जो 2 सिपाही भी लगा दिया था राजा, लगे दौड़ने। वहां दौड़ के गए, कहे कि ये वाला बगीचा नाप लेता हूं पहले। तो बगीचा नाप लिए। फिर कहे सिपाही से यार देखो जो बगीचा लेने से फायदा है लेकिन तालाब भी नाप लेना चाहिए। वो भी ना पाए जाके। फिर आगे बढ़े तो वहां पे जो सिपाही था उसने पूछा कि अब तो हो जाएगा महाराज काम? यार अब देखो ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है राजा, और क्या अगर दिमाग फिर जाए तब और नाप लेता हूं। तो राजा ने एक मतलब बहुत अच्छा बगीचा लगवाया था जो सागवन के पेड़ों का। कहा कि इसको भी नाप ही लेता हूं, बहुत अच्छा रहेगा, आगे चल के इनकम के लिए बढ़िया रहेगा। वो भी नापने गए और वो सुबह से दौड़ रहे हैं, हो गई शाम। अब सिपाहियों ने कहा कि अब तो चलो। क्या बस बस एक और बचा है। देखा हूं रास्ते में आ रहा था, उसी समय देखा हम, कहे अगर ये दे देते तो सिपाही ने कहा कि लगता है कि कुछ दिमाग उड़ गया है, अब हम नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद उसको नापा, हो गई रात। अब राजा इंतजार कर रहा है। फिर राजा ने आदेश दिया सिपाहियों को जल्दी उठाकर लेकर आओ उसको। जैसे उसको उठाकर लाया गया और आया और उसी जगह मर गया तुरंत। क्या हुआ? वहीं मर गया राजा के सामने वो। राजा ने कहा कि तुमको जगह चाहिए इतनी सी और तुमने इतनी दौड़ लगाई, अगर न लगाते न मरते। यहां इस कहानी में संदेश यह है कि हमारी इच्छाएं अनंत हैं, वो कभी पूरी नहीं होंगी, और जब तक हमको मार नहीं देंगी तब तक नहीं रुकेंगे। इसलिए जो महान लोग हुए हैं उन लोगों ने यही कहा है कि अपने आप पर नियंत्रण करिए। क्या करिए? आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण होगा तो आप जो समय से पहले नहीं मरेंगे। अगर आत्मनियंत्रण नहीं होगा तो समय से पहले जाना पड़ जाएगा। एक जो प्रेमचंद का उपन्यास है गबन, कभी पढ़ना समय लगेगा, उसमें एक महिला अपने पति को यह कहती है कि अच्छा वाला हार नहीं ला रहे हो आजकल। अरे भाई, अच्छा वाला हार लाने के लिए तो फिर भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। अब उसने प्रयास किया, फिर वो मामला जो खुल गया, वो जेल जाने लगा। उसकी पत्नी आई, कही देखो बहुत गलत हुआ। क्या गलत हुआ? सारा मोटिवेशन तुम्हारा है। अब कह रही बहुत गलत हुआ। इच्छाएं ही हमारे लिए समस्या का बहुत बड़ा कारक है। अगर हम अपने आप को जो बैलेंस कर लें, आपको एक भी व्यक्ति नहीं आपके सामने आ सकता। अगर आप अपने आप पे थोड़ा सा जो नियंत्रण कर लें, अपने ऊपर विश्वास कर लें, तो हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा। लेकिन आपकी इतनी ज्यादा इच्छाएं हैं, इतनी ज्यादा जो लालच है। अगर व्यक्ति देखेंगे आप 1 करोड़ की गाड़ी में बैठा है
तो वो जमीन पे चलने वाले लोगों कह रहे ऐसे ही हैं, उसकी अपनी मनस्थिति कुछ अलग हो जाती है। लेकिन महान लोग अभी तक जो दुनिया का इतिहास बताता है, जितने महान लोग हुए हैं उन लोगों ने सबके लिए समान रास्ता चुना है और सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया। ये सारी शिक्षाएं आपको एक जो समय के साथ आती हैं, ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये अनुभव पे बोल रहा हूं। आपके बहुत ज्यादा ऊंचे होने का, बहुत ज्यादा सम्मानित होने का मतलब यह है कि इस दुनिया में भी शीतलता आनी चाहिए, आपके समाज में भी शीतलता आनी चाहिए। अब लोग अगर लोगों के अधिकारी बनने के बाद हमारे समाज में, परिवार में शीतलता नहीं है, हमसे कोई संतुष्ट नहीं है, तो अधिकारी बनने का कोई मतलब नहीं, सब बेकार है। क्या बात सही है? नहीं तो ऐसे संत बनने का प्रयास न करें, नहीं तो इतनी इच्छाएं हैं कि आप जो घूमते रह जाएंगे और फिर कुछ भी लास्ट में नहीं मिलेगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा इच्छा को रोको। इसी बात को कहते हैं शंकर, इच्छाओं से बाहर निकलिए। इसी बात को जो कबीरदास भी कहते हैं, इच्छाओं से बाहर निकलिए। जितने महान लोग हुए, आप सोचिए कि इतने छोटे व्यक्ति हैं कबीरदास, कोई इनकम नहीं है, अगले दिन क्या खाना बनेगा ये भी उनको पता नहीं है, लेकिन महानता इतनी ज्यादा है कि उनका नाम आते ही बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कि क्या कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। ये इतनी अच्छी बात है। हमको क्या चाहिए कि हमारे घर में इतना होना चाहिए और अगल बगल किसी को ना मिले, ठीक है। क्या है? ना मिले ठीक है, हमसे क्या लेना देना है। भारत का ये कल्चर नहीं है। भारत का कल्चर है ईसावासम इदम सर्वम, ईश्वर का वास हर जगह है और हर व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। चलिए अब थोड़ा आ जाए अपने टॉपिक पे। हां, खुद पे विश्वास कैसे होगा? खुद पे विश्वास, उस दिन स्थापना दिवस पे यही बात बोला था मैंने। खुद पे विश्वास के लिए सबसे पहले खुद पे विश्वास होगा कैसे? सुनो, एक तो आपके अंदर से यह आ जाए कि हमें अध्ययन, आपको विश्वास आएगा कैसे? आपको अध्ययन करिए पहले। अध्ययन से आपके अंदर जैसे जैसे योग्यता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विश्वास भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे विश्वास के पीछे हमारी योग्यता काम करती है। अगर योग्यता कमजोर है और आपको अनावश्यक का विश्वास है तो आपकी गर्दन उतर जाएगी, युद्ध में नहीं उतर जाएगी। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास बनाना है तो पहले आपको अपने आप को साधना पड़ेगा, और वो साधने के लिए आपको एकांत चाहिए, जहां पर अध्ययन कर लें, अपने आप को साध लें। थोड़े समय के बाद जब आपकी ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, अपने आप विश्वास खुद पे डेवलप होना जाएगा। मौन सबसे बड़ी बात है। आपको विश्वास जानते हैं कब होगा? जब आप अपने आप से बात करेंगे। अभी आप अपने आप से एकदम बात नहीं करते, करके देख लीजिए। अपने आप से जो बात करना बड़ा कठिन काम है। आपका मन बताएगा कि बताओ तुम वही हो ना जो 2 साल पहले थे, अब यहां आ गया पटना। आपका मन आपको एकदम जो बेचैन कर देगा, भूल गए, फिर आप पढ़ने बैठे हैं, आपका मन आपको बेचैन कर देगा। मन से जिसका खेल हो गया, जिसने अपने मन को समझ लिया, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। और जो अपने मन को नहीं समझ पाता है वो अपने जीवन में हमेशा जो पीछे रहता है, क्योंकि हमारा मन या तो अतीत में लेके जाएगा या तो आपको जो आगे आने वाले समय में लेके जाएगा। वो आपको वर्तमान में नहीं रखेगा, और वर्तमान से ही आपका भविष्य बनना है। वर्तमान से ही आपका भविष्य बनना है, लेकिन आपका मन आपको वर्तमान में नहीं रहने देगा। वो आपको रखेगा भूतकाल में। फलाने वाले भैया याद कर रहे होंगे, बताइए उनका तो समय कैसे चल रहा होगा। हम यहां पटना में लुगे हैं, वो वहां याद कर रहे होंगे हमको। अरे आप छोड़ आए, अब क्या वहां के बारे में सोच रहे हैं? और यहां से भी ऐसे जाएंगे, सब भी मारेंगे आपको। यहां समझना पड़ेगा कि मन के ऊपर जिसका नियंत्रण। अर्जुन का यही प्रश्न ही है कृष्ण से कि मेरा मन यहां रुक नहीं रहा है युद्ध में। तब कृष्ण ने कहा कि मन को रोकने के लिए योग, जहां जहां मन जाए वहां से खींच के वापस लाओ और फिर अपने कर्म में लगाओ जो काम तुम्हारा है। अपने आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका नहीं पढ़ने का मन करता है, आपका मन करने लगेगा। मैं आपको बताऊं अपनी बात, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, वहां के हॉस्टल में रहा हूं।
जो सर जीएन झा हॉस्टल है, बहुत अच्छा हॉस्टल रहा है, भारत में सबसे ज्यादा आईपीएस ऑफिसर देने वाला हॉस्टल है। अब आपको मैं बताऊं, वहां पे हम लोग जो हॉस्टल में गए थे तो हमारे सीनियर्स ये कहते थे कि सबसे पहले अपने कमरे में बैठना सीखो। क्या कहते थे? कमरे में बैठना सीखो। कमरे से तुम बहुत कम निकलो, लोगों से उतनी ही बात करो जितनी जरूरत हो। 1-2 साल तो बहुत खराब लगा, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। जब आप अपने साथ अकेले में होते हो तो आपको यह समझ में आता है कि ये चीजें कैसे होंगी। आपका एकांत में बैठना, आप 1-2 दिन ऐसे बैठोगे, फिर आपको जो तीसरे दिन से लगेगा कि यार हमको पढ़ना चाहिए, हम क्यों बैठे क्यों हैं। लेकिन हमको क्या है, जो पकौड़ी खाने जाना है, हमको गोलगप्पा खाने जाना है, हमको हमेशा जो बाहर घूमना है, 8 बार चाय पीना है दोस्तों के साथ। काम खत्म हो गया। जितने लोगों ने इतना काम किया उसका काम वैसे ही खत्म हो गया। अगर आपको जो सफल होना है तो कुछ समय के लिए एकांत चाहिए। जैसे योगी अपना ध्यान करते हैं वैसे विद्यार्थी भी अपना अध्ययन करते हैं तो सफलता मिलती है। आपकी सफलता आपके साधना पर डिपेंड करती है कि आपकी साधना कितनी है। आपकी साधना ही आपको आपके जो प्रतिफल के रूप में प्राप्त होगी। अगर आपके पास कोई साधना नहीं, एग्जाम में जाओ फेल हो जाओगे। एग्जाम में ऐसा व्यक्ति ही पास करेगा जिसके पास अपनी साधना है, बैठ के उसने खुद पेपर लगाया है, अपने आप से बात किया कि हो जा रहा है, लेकिन किसी को बता नहीं रहा। बताना कुछ नहीं किसी को, हमारी तैयारी कैसी है, उससे भी नजर लग जाती है। किसी को कोई अगर बताया कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। दोस्त ही कहेगा लग रहा है आपकी बार मार देगा, उसी साल आपका रिजल्ट खा जाएंगे लोग। तो आपको किसी को बताना नहीं है, खुद से तैयारी करना है। जब सफलता मिलेगी अपने आप ही शोर हो जाएगा। अभी शोर मत मचाइए, अभी शोर मत मचाइए। अभी शोर मचाएंगे तो जो बाद में शोर नहीं मचेगा। परम भागवत की उपाधि, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम को समुद्रगुप्त था। परम भागवत का मतलब क्या होता है? भगवान विष्णु को मानने वाला, जो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त हो, परम भागवत हो। 1-2 पॉइंट और लिखो, फिर उसके बाद जाने देंगे। लिखो, कहां पे थे? अभी कोई बात नहीं। हाँ हाँ, क्या? टेस्ट अभी लिखवाए ना? हाथ उठाओ, कितने लोग लिखना चाहते हो? देखिए, पूरी शक्ति जनार्दन, जनता जनार्दन लगी हुई, तुम लोग सोच रहे हो कुछ है ही नहीं। साहस के आगे जीत है। अरुणिमा सिन्हा जिनके अपने पैर नहीं है, वो कृत्रिम प्रेम से जो है वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। अरुणिमा सिन्हा, साहस ही तो सारा खेल है। साहसी जीवन ही जीवन है, नहीं तो सब जीवन बेकार है। यहां का साहस लेकर आना पड़ेगा। अगला पॉइंट बनाओ। अगला पॉइंट बनाइए। वेनसांग ने इसके बारे में लिख रहे हैं। वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अध्यापन का कार्य भी किया। और अध्यापन का कार्य भी किया। और अध्यापन का कार्य भी किया। अध्यापन का कार्य मतलब वहां स्टूडेंट भी था और वहीं टीचर भी बन गया। अच्छी बात है, ये तो बड़ा अच्छा रहता है कि सौभाग्य हो जाए अगर कोई कहीं का स्टूडेंट हो वहीं का टीचर बन जाए। नहीं अच्छा होता? अगला पॉइंट बनाइए। हर्षवर्धन ने, अगला पॉइंट, हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत का अभियान चलाया।
हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत का अभियान चलाया, परंतु नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से परास्त हो गया। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से परास्त हो गया। जिसकी सूचना ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है। जिसकी सूचना ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है। कहां है ये? कर्नाटक में। जिसकी सूचना ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है। ऐहोल अभिलेख ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है। जिसकी सूचना ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है। हो गया ये। अब इसके आगे की बात हम लोग करेंगे कल। हाँ, जो लड़के हैं भाई वो रुक जाएंगे, आई कार्ड मिलेगा, और लड़कियां चली जाएं।